बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल्स से रिलेटेड है, यानी स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स हम आज पढ़ेंगे कि एनिमल्स में स्पोर्ट के लिए या मूवमेंट के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, या किस तरह का स्केलेटन देखा जाता है। अगर हम बात करें स्केलेटन की, तो स्केलेटन एक टफ और रिजिड फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी एनिमल को एक खास शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ एनिमल की बॉडी को, उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो स्केलेटन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो एनिमल्स में स्केलेटन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले हम सिंपलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन्स में सिंगल सेल से ही उनके स्केलेटन की फॉर्मेशन देखी जाती है, जबकि मल्टी सेलर एनिमल्स जो हैं उनमें खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्केलेटन बनाते हैं। तीन मेन टाइप्स हैं स्केलेटन की जो एनिमल्स में देखी जाती हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सबसे फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता, बल्कि बॉडी में एम्प्टी कैविटी या फिर सिलोम स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। उस कैविटी में फ्लूइड की फिलिंग की वजह से एक जो स्केलेटन की फॉर्मेशन देखी जाती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यानी जिसमें हार्ड स्केलेटन नहीं पाया जाता, बल्कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। उसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा जाता है। ज्यादातर नाइडेरियंस, जिसकी एग्जांपल जेलीफिश है या सी एनीमोन है, उसके अलावा एनिलिड्स जिसकी एग्जांपल लीच या फिर अर्थवॉर्म है, उसके अलावा जितने भी सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देखा जाता है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई हैं। सबसे पहले सी एनीमोन की एग्जांपल देखते हैं जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। फर्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है सी एनीमोन की है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देखा जाता है। सी एनीमोन की बॉडी जो है उसमें एम्प्टी स्पेस होती है, यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जिसमें सी वाटर, समुद्र का पानी जो है वो फिल हो जाता है। उस पानी की फिलिंग की वजह से उसकी बॉडी या फिर टेंटिकल्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं। सी एनीमोन की अगर बात करें तो जैसे ही उसकी बॉडी में वाटर फिल होता है, वो अपना माउथ जो है उसे क्लोज कर लेता है, मसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलर बॉडी की जो फाइबर्स हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन देखी जाती है। अब मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से उस वाटर पे जिनकी बॉडी में फिल हो चुका है एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जो कि उनकी बॉडी की बाकी स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में या अपराइट स्ट्रेचर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म में भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देखा जाता है। अर्थवॉर्म की बॉडी में उनके सेगमेंट्स पाए जाते हैं, उन
उन सेगमेंट्स के दरमियान सेपरेशंस होती हैं जिसे सेप्टा कहा जाता है। जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट में फ्लूइड जो है वो पाया जाता है। अब दो तरह के मसल्स जो है अर्थवॉर्म की बॉडी में देखे जाते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। फिर उस फ्लूइड की मौजूदगी में दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है, जिसकी वजह से अर्थवॉर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उसके अलावा उनमें पेयर्ड सीटी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है हर सेगमेंट में, जो कि अर्थवॉर्म को अटैच करवाने में या अटैचमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये हमारे पास का फर्स्ट स्केलेटन, जिसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा जाता है। सेकंड स्केलेटन की बात करेंगे। सेकंड जो स्केलेटन है उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सो मीन्स आउटसाइड और स्केलेटन यानी बॉडी के बाहर जो स्केलेटन देखा जाता है उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन बेसिकली एक हार्ड आउटर कवरिंग है एनिमल की बॉडी के बाहर पाई जाती है, जिसके साथ इंटरनल मसल्स जो है अटैच होते हैं। एक्सोस्केलेटन ज्यादातर इनर और नॉन लिविंग होता है। इनर्ट कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो मूव नहीं कर सकती। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अगर इसकी एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन एनिमल की बॉडी के जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं, इनर लेयर है सेल्स की, उससे इसकी फॉर्मेशन देखी जाती है। एक्सोस्केलेटन की दो मेन लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर जिसे एपिक्यूटिकल कहा जाता है और एक इनर लेयर जिसे प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल दो लेयर्स देखी जाती है एक्सोस्केलेटन की। आउटर लेयर जिसे एपिक्यूटिकल कहा जाता है और इनर लेयर जिसे प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। एपिक्यूटिकल की कंपोजिशन की बात करें तो एपिक्यूटिकल लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है। लिपोप्रोटीन ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वाटर को अपने अंदर से पास नहीं करने देता। इस तरह से आउटर लेयर इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, जबकि बाकी जो लेयर है, जो इनर लेयर है एपिक्यूटिकल के मुकाबले में, वो ज्यादा थिक लेयर देखी जाती है जिसे प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन की बात करें तो प्रोक्यूटिकल काइटिन से मिलकर बनती है, टफ और लेदरी स्ट्रक्चर है। उसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स और बहुत सी प्रोटीन्स भी इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोक्यूटिकल की फर्दर हार्डनिंग के लिए, इसको फर्दर हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें स्क्लेरोटिन प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, या कुछ केसेस में कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें देखा जाता है। अब सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन देखा जाता है उनके शेल्स में। मोलस्का में स्नेल्स आ जाती हैं, ऑक्टोपस हैं या ऑयस्टर्स आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स में, जिनमें ज्यादातर जो है शेल्स दो पीसेस में या एक ही पीस में देखा जाता है। मेरीन बायोवेल्विया की या स्नेल्स की बात करें, यानी समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं, तो उनमें शेल्स जो हैं उनमें भी क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखे जाते हैं। जो एक्सोस्केलेटन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है। जबकि लैंड पे पाए जाने वाले जो स्नेल्स हैं
उनके शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाते, इसलिए उनके शेल्स जो हैं लाइट इन वेट जो है वो देखे जाते हैं। जैसे जैसे मोलिस्क ग्रो करते जाते हैं, एनिमल ग्रो करते हैं, उनके शेल्स भी ग्रो करते जाते हैं और उनकी शेल्स की ग्रोथ जो है उनमें रिंग्स फॉर्म में देखी जाती है। यानी शेल्स के ऊपर रिंग्स की फॉर्म में जो है जो स्ट्रक्चर देखा जाता है वो बेसिकली एनिमल के साथ साथ शेल्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। जबकि मोलिस्क के इंटरनल बॉडी की बात करें तो उनमें सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर जो देखा जाता है, तो उनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन के अलावा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी पाया जाता है। अगर हम बात करें अब कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन की, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में देखा जाता है। आर्थ्रोपोड बेसिकली इंसेक्ट्स के ग्रुप को कहा जाता है, जिनमें बहुत सी अडॉप्टेशंस भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सोस्केलेटन जो है उसमें वो सरवाइव करते हैं या फिर उसके साथ ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन की, तो उसमें रिजिस जो है वो देखी जाती हैं, फरों सी देखी जाती हैं, जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं। उसके अलावा सेकेंड मॉडिफिकेशन क्या है कि आर्थ्रोपोड्स में जॉइंट्स जो है देखे जाते हैं, तो उनका एक्सोस्केलेटन भी उसी लिहाज से थिन होता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है जॉइंट्स वाले पॉइंट पर, ताकि आसानी से इंसेक्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स में स्केलेटन में एक फर्दर मॉडिफिकेशन ये भी देखी जाती है कि इनके एक्सोस्केलेटन में सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ब्रिस्टल्स की फॉर्म में है या फिर लेंस की फॉर्म में है, जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज भी देखा जाता है और ये रिसेप्टर्स जो हैं डिफरेंट स्टिमुलस भी रिसीव करते हैं। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का ना सिर्फ उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बल्कि उनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर भी जो है वो बनाता है, ताकि वो एक रफ एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। उसके अलावा इंसेक्ट्स को ड्राई होने से या ड्राई होकर की डेथ होने से भी ये स्केलेटन बचाता है। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि एनिमल्स जो है जो साइज में ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनका एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं करता, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को अपना पुराना एक्सोस्केलेटन रिमूव करके नया स्केलेटन बनाना पड़ता है जो साइज में बड़ा हो। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहा जाता है। एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग की अगर हम बात करें तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपकी बुक पे बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो इंसेक्ट अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं। हाइपोडर्मल ग्लैंड से डिफरेंट एंजाइम्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उन एंजाइम्स का काम क्या है कि वो एक्सोस्केलेटन जो है उसकी क्यूटिकल लेयर जो है उसे डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस डाइजेशन से हाइपोडर्मिस यानी जो बॉडी की लेयर है और एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो जाते हैं। ये सेपरेशन के बाद एंडोक्यूटिकल जो है उसकी डाइजेशन के बाद क्या होता है कि एक नई प्रोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल की सिक्रीशन स्टार्ट कर दी जाती है। अब इस तरह से जो पुराना एक्सोस्केलेटन है उसे तोड़ दिया जाता है, पोर्स बना दिए जाते हैं उसमें, ताकि उसे रिमूव किया जा सके और फिर फाइनली जो नया स्केलेटन बनता है, जो नई प्रोक्यूटिकल या एपीक्यूटिकल बनी थी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन के बाद उसे हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में जब तक के नया बनने वाला एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं हो जाता, तब तक इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने प्रेडेटर्स के लिए एक शिकार होते हैं और उन प्रेडेटर से, अपने शिकारी से बचने के लिए ज्यादातर बरोज में या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर वो सेफली अपना टाइम गुजार सके छुप कर रहते हैं, क्योंकि उन पर पाया जाने वाला एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं होता। जब तक हार्ड नहीं होता इंसेक्ट्स किसी ना किसी जगह पर छुप कर रहते हैं। अब एक्डाइसिस में इस्तेमाल होने वाला जो एक हार्मोन है
उसे एक डायसोन कहा जाता है, जो कि एक डायसिस में रोल प्ले करता है। और इस तरह से इंसेक्ट्स जैसे जैसे खुद ग्रो करते जाते हैं, अपना स्केलेटन भी रिमूव कर कर नया स्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस करते जाते हैं, ताकि वो एनवायरनमेंट में प्रॉपरली सरवाइव कर सकें, और इस प्रोसेस को एक डायसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर आज हमारे इसके 2 मेन टॉपिक्स जो कंप्लीट होते हैं। हमने हाइड्रोसेट स्केलेटन के बारे में पढ़ा और एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा। लास्ट जो इसकी टाइप है एंडोस्केलेटन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।